नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, 2 घंटे में 31 नक्सली ढेर। इजरायल और ईरान के बीच जंग का गुजरात पर असर, सूरत के डायमंड उद्योग को करोड़ों का फटका। और वडोदरा में नाबालिग के साथ 2 लोगों का गैंग रेप, पुलिस कर रही है आरोपियों की जांच। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कई नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 30 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 14 के शव बरामद हो गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ जिले के अबूझ माड़ क्षेत्र में हुई। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने के बाद फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जवानों को आता देख नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली पीछे हट गए। इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर सूरत के डायमंड उद्योग पर पड़ रहा है। युद्ध की वजह से 1400 करोड़ के डायमंड एक्सपोर्ट पर सीधा असर हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है, जिसका सीधा असर गुजरात के सूरत के हीरा उद्योग पर देखने मिल रहा है। जंग की स्थिति के कारण इजरायल के साथ होने वाला हीरे का व्यापार ठप हो गया है। सूरत का हीरा उद्योग वैसे ही मंदी की मार झेल रहा है। इसी बीच ईरान और इजरायल की जंग के चलते सूरत के हीरा व्यापारी भी इजरायल से वापस आ गए हैं। इस युद्ध का सीधा असर 1400 करोड़ के हीरा उद्योग व्यवसाय पर देखने मिल रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जंग से सूरत के हीरा उद्योग को भी बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इजरायल में सूरत और मुंबई से ही 18% जितने डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे में युद्ध के असर से डायमंड इंडस्ट्री को 1400 करोड़ का फटका पड़ा है। और डायमंड इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो कोविड-19 की परिस्थिति के बाद 2020-21 के अंदर हाईएस्ट एक्सपोर्ट मेरा हुआ था 41.7 बिलियन डॉलर का। लेकिन बाद में 3 साल की हम बात करें तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है चाइना के अंदर मंदी का माहौल और कोविड-19 की परिस्थिति के बाद मार्केट ही नहीं ओपन हुआ, और बाद में यूक्रेन और रशिया का युद्ध की भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुई। और अभी जो इराक, इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान के बीच में युद्ध का माहौल है, इसके कारण ये डायमंड इंडस्ट्री पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हो रही है। खास तो हमारा इजराइल के साथ 2023 के अंदर 14.7 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट था। उसके पे नेगेटिव इम्पैक्ट, जो युद्ध लंबा चलेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकती है और एक्सपोर्ट डाउन भी हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री के लोग आशावाद है कि दिवाली के बाद अच्छा माहौल हो जाएगा। शायद वो आशावाद के साथ लोग अभी डायमंड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन खत्म होने के बाद शायद उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव आ जाए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी धीरे धीरे जो माहौल अच्छा हो रहा था, लेकिन ये युद्ध के कारण फिर से थोड़ा मंदी का माहौल आगे बढ़ेगा, ऐसा डायमंड इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए उसकी अभी मान्यता है। सूरत विश्व के सौથી बड़े कॉटन डायमंड इंडस्ट्री सूरत में ही है। विश्व के 15 डायमंड में से 14 डायमंड कॉटन पॉलिश सूरत के अंदर होता है। तो हम विदेश आधारित ये इंडस्ट्री है, तो विदेश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होती है तो इसकी सीधी इफेक्ट सूरत के कॉटन डायमंड इंडस्ट्री पे पड़ती है। गुजरात के वडोदरा के भायली में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म की घटना से हड़कंप मच गया है। संस्कारी नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर के भायली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसके बाद शहर और जिला पुलिस जांच में जुट गई है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप की कथित वारदात के उजागर होते ही पुलिस के साथ साथ
एफएसएल समेत की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मौका वारदात से सबूत ही जुटाए हैं। इस मौके पर घटनास्थल पर मार्किंग कर सैंपल लेने की कार्यवाही की गई है। રોડ ઉપર બનાવ બનેલો છે અને તપાસ ચાલુ છે. એક તૂટેલા ચશ્મા મળેલા છે, બરાબર ને, બીજી તપાસ ચાલુ છે. હા, એટલે એક બળાત્કાર જેવું થયેલું છે માહિતી મળે. ના, એ હજુ તપાસ ચાલુ છે. એ મેડિકલ થશે ને પછી અહીંયા બનાવ સ્થળે જે કઈ એવિડન્સ હોય તે કલેક્ટ કરી હજુ બધું ચાલુ છે. विक्टिम पुलिस स्टेशन में अभी हैं और कल की जो घटना है उसके बारे में वो भी क्लियरली महिला स्टाफ के साथ चर्चा कर रही हैं, बट स्पॉट उन्होंने बताया था, स्पॉट इसलिए हम लोग देखने पे आए हैं यहाँ पे, और एफएसएल की टीम भी है जो एविडेंस यहाँ पे वो इकट्ठा कर रहे हैं. वो अभी क्या है, वो जो बच्ची है वो खुद भी थोड़ी शॉक में थी, ट्रॉमा में थी, तो वो खुद भी रिकवर होकर क्लियरली अभी महिला स्टाफ के साथ चर्चा कर रही है कि घटना क्या हुई थी. स्पॉट उसने बताया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं. ये समयाला जाने के रास्ते पे आता है और ये आप देख ही रहे हैं, आजू बाजू रेजिडेंस एरिया है और ये जगह वैसी है जहाँ पे शाम के टाइम में मूवमेंट काफी कम होती है. गुजरात के वडोदरा में जम रही नवरात्रि की रंगत बिगाड़ती हुई घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है. गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि का उत्साह बढ़ता जा रहा है. इसी बीच देर रात नाबालिग लड़की पर गैंगरेप की घटना ने सनसनी मचा दी है. तालुका पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले पर कार्यवाही शुरू की है. पुलिस ने मौका वारदात से टूटे हुए चश्मे और पीड़िता की पायल बरामद करते हुए गैंगरेप को अंजाम देने वाले 3 लोगों की जांच शुरू की है. पीड़िता गरबा खेलने के लिए रात को निकली थी और अपने दोस्त के साथ सुनसान जगह पर बैठकर बातचीत कर रही थी. उस दौरान 12 बजे के आसपास 2 बाइक पर 5 लोग आए और अभद्र भाषा में बातचीत करते हुए पीड़िता और उसके दोस्त के साथ मारपीट करते हुए 2 लोगों ने पीड़िता पर दुष्कर्म किया, जिसकी पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है. પહેલી વાત તો ગઈકાલ લેટ નાઇટ સેક્સ્યુઅલ એસોલ્ટની એક ઘટના ધ્યાનમાં આવેલ છે. એમાં જે ફરિયાદી છે એમને હું પીડિતા તરીકે સંબોધીશ. તો લેટ નાઇટ પોલીસનો ધ્યાનમાં એવી આવેલ હતા કે પીડિતા આપણા મિત્રને લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં આશરે 11:30 વાગે મળી હતી અને ત્યાંથી આ બંને લોકો ભેગા થઈને આપણા ટીપી વિસ્તાર ભાયલી ગામથી ભાયલી ફાટક આસપાસ સન માર્ટિન મેટ્રિક કાઉન્ટી જો સોસાયટી છે એની આજુબાજુમાં એ લોકો વાત કરવા માટે સ્કૂટીથી ગયા હતા અને લગભગ 12 વાગ્યાના અરીસામાં આ વિસ્તારમાં 2 બાઇક ઉપર 5 લોકો, એક બાઇક ઉપર 2 લોકો, બીજા બાઇક ઉપર 3 લોકો, એ લોકો આ બેને ત્યાં જોયા અને એ લોકો સાથે થોડી અભદ્ર ભાષામાં પહેલા વાત કરી અને જેનો પ્રતિકાર આ લોકો કરતા, જે વિક્ટિમ છે, જે પીડિતા છે અને એમનો મિત્ર, આ બેનો પ્રતિકાર કરતા આ લોકોમાંથી 2 લોકો તો પહેલા નીકળી ગયા હતા, જે બાકી 3 લોકો રહી ગયા હતા. આમાંથી એક માણસ પીડિતાનો મિત્રનો ગોંધી રાખ્યા હતા અને 2 લોકો પીડિતા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યા હતા અને એક કરીને લગભગ 12:30ની અરીસામાં એ લોકો ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા. એ પીડિતા પછી થોડા સંતુલિત થઈ, પછી આપણા મિત્ર સાથે પોલીસને જાણ કરી, ટીમ પણ ત્યાં પહોંચી. પહેલા તો જે ઘટના સ્થળ હતું એને કોર્ડન કરવામાં આવ્યું તાકી પુરાવાનો નાશ ના થઈ શકે. એફએસએલ ટીમને પણ બોલાવવામાં આવ્યા અને સ્થળ ઉપરથી ઘણા બધા એવિડન્સ અમે લોકોને મળી ગયા છે. ચૂંકી ઘણું અંધારું હતું આ જગ્યા ઉપર, આપ લોકો જશો તો દિવસમાં પણ ઘણું અવાવરું વિસ્તાર છે, રાતમાં પણ તો સાવ ત્યાં એક રત્તી પણ લાઇટ નહીં હતી. તો એ લોકો જે એસેલેન્ટ્સ હતા, જે આરોપીઓ હતા, એમની ફેસ વગેરે એ લોકોને બહુ ખ્યાલ નહીં છે, બટ રફલી એ લોકો થોડું એ લોકોનું ફેસનું કટિંગ શું હતું, શરીરનો બાંધ શું હતું, એ લોકોની વાતોની શૈલી શું હતી વગેરે વગેરે એ લોકો પોલીસને થોડી માહિતી આપી છે. જે માહિતી આધારે આપણે લોકો જુદી જુદી ટીમ બનાવીને આરોપીઓને હસ્તગત કરવા માટે અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. નહીં, એ લોકો લઈ નહીં ગયા હતા, એ લોકો ત્યાં ડિવાઈડર ઉપર બેસા જ હતા અને ત્યાં વાતો કરતા હતા, ત્યારે એ લોકો 5 લોકો ત્યાં આવ્યા હતા. देखो ये लोग पुलिस तो अंदाजे वહેલી સવારે 4-4:30 અરીસામાં પહોંચી ગયા હતા. બટ માનો કે ચૂંકી પીડિતા અંડર એજ છે, એ પણ પોતે બહુ ટ્રોમામાં હતી, એમને પણ અમે લોકો ઘણી બધી કાઉન્સેલિંગ કરી, મહિલા સ્ટાફ પણ ઘણી કાઉન્સેલિંગ કરી. પછી જેટલું અમને રિકોલ થતા ગયા
આ આધારે અમે લોકો લગભગ 1.5-2 કલાક પહેલા ફરિયાદનો ફાઇનલ ડ્રાફ્ટિંગ થઈ ગયું છે. ચૂંકી એ તો માનો કે આરોપી જ્યારે આઈડેન્ટિફાઈ થશે ત્યારે એમની નક્કર એ શું છે એ ખ્યાલ પડશે, બટ જેટલી વાતો થઈ છે, જેટલા માનો કે મિત્ર સાથે પણ વાત કરી છે, પીડિતા સાથે પણ વાત કરી છે, તો લાગે છે કે આરોપી અંદાજિત પુખ્ત વયનો છે અને 30-35 વર્ષનું અરીસાનું થવું જોઈએ. તો બાળપણનો ફ્રેન્ડ હતા, જેનો ફ્રેન્ડ હતા, એમની સાથે મળવાની વાત થઈ હતી, ફરવાની વાત થઈ હતી અને એ લોકો ટીપી વિસ્તારમાં મળવા ગયા હતા. હું આપને એક જ વસ્તુ કમિટ કરી શકું છું કે મારા માટે પણ એક ખૂબ જ ચેલેન્જિંગ અને ખૂબ જ પ્રાયોરિટી વાળો વિષય છે. આખી ટીમ એમાં લાગેલી છે. પીડિતા પાસેથી અને ફ્રેન્ડ પાસેથી જેટલી બધી માહિતી અમે લોકોને મળી શકી છે, કે આપ સમજી શકો છો કે એ લોકો સ્પોટ ઉપર હતા, એ લોકો બધી વસ્તુ જોયા છે, તો શારીરિક બાંધકામથી લઈને વાતચીતની શૈલીથી લઈને બધી વસ્તુ બારે એ લોકો ઘણી બધી માહિતી આપી છે. આ સાથે સાથે ટેકનિકલ પુરાવા અમે લોકો ભેગા કરી રહ્યા છે અને બધી ટીમ્સ એમાં લાગેલી છે. દેખો, એમાં આપ લોકોને બસ એક જ વસ્તુ, પહેલી વાત તો ઘટના ખૂબ જ ગંભીર છે, ગંભીરતા આપ લોકો સમજી શકો છો. એમાં કેટલીક ડિટેલ હું આપ લોકો સાથે શેર એટલે નહીં કરી શકતા કે જે આરોપીઓ છે એ લોકો હજી એટ લાર્જ છે, બહાર છે. તો માનો મેં મારા શું રણનીતિ છે હું ઘણું ડિસ્ક્લોઝ કરું તો એ લોકોને હસ્તગત કરવામાં અગવડ પડશે. બસ એટલા કહી શકું છું કે જિલ્લા પોલીસ ફૂલ સામર્થ્યથી આ ઘટના પાછળ પડી છે અને જિલ્લા પોલીસ સાથે સાથે શહેર પોલીસની ટીમ પણ અમે લોકોને ખૂબ જ મદદ કરી રહી છે અને ટેકનિકલ ફોરેન્સિક બધા એવિડન્સ સાથે અમે લોકો આ પાછળ પડી રહ્યા છે, જેથી टूक समय में आलोकों ने हमें लोग को हस्तगत करी सके। वडोदरा में घटी गैंगरेप की घटना के बाद गुजरात पुलिस और गुजरात के गृह विभाग पर गुजरात कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन निशांत रावल ने आवाज उठाई है। આંકડા એવું કે છે કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 6524 રેપની ઘટનાઓ થઈ છે। આપણા જ ગુજરાતમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 95 જેટલા ગેંગ રેપની ઘટનાઓ થઈ છે। આંકડા એવું પણ કહે છે કે હાલમાં ગુજરાતમાં દરરોજ 6 જેટલા મહિલાઓ પર થતા દુષ્કર્મની ઘટનાઓ રજીસ્ટર થઈ રહી છે। એવા સમય લાગે છે કે ગુજરાત એ દેશનું એક એપી સેન્ટર બની રહ્યું હોય મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો માટે અને દુષ્કર્મો માટે। આપે જોયું એમ કે ગઈકાલે રાત્રે 12 વાગે વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં એક સગીર યુવતી ઉપર 2 થી 3 નરાધમોએ જે ગેંગ રેપની ઘટના આચરી છે એને ગુજરાત કોંગ્રેસ તરફથી સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છે। એક તરફથી ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી નવરાત્રી જેવા પાવન પર્વમાં 5 વાગ્યા સુધી ગરબા કરવાની વાત કરે અને બીજી તરફ જે ગુજરાતના વડોદરાના એવા વિસ્તારો કે જ્યાં પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ નથી કરવામાં આવતું અને જાહેરમાં દુષ્કર્મની ઘટનાઓ વધી રહી છે। સાથે સાથે તમે જુઓ કે માનનીય હર્ષભાઈ સંઘવીનું નિવાસ જિલ્લો એટલે કે સુરત જિલ્લો અને એમનો પ્રભારી જિલ્લો એટલે કે વડોદરા જિલ્લો, આ બંને જિલ્લાઓમાં જે રીતે મહિલાઓ પર થતા અત્યાચાર અને દુષ્કર્મની ઘટના, દીકરીઓ પર થતા અત્યાચાર અને દુષ્કર્મની ઘટનાઓ વધી રહી છે, એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષાનો જે સવાલ છે ખૂબ જ મોટો બનતો જાય છે। તમે જો કે હાલમાં જ વડોદરા શહેરમાં ભાજપના એક કાર્યકર્તાએ એક મહિલાના ઘરમાં ઘૂસીને રેપની ઘટના કરી। દાહોદમાં 6 વર્ષની બાળકી ઉપર દુષ્કર્મ કરવાની એક આરએસએસના એક કાર્યકર્તાએ જે ઘટનાને અંજામ આપવાની કોશિશ કરીને પછી એ 6 વર્ષની નાની દીકરીને મારી નાખી। આ તમામ રિસન્ટ ઘટનાઓ છે। આ ઘટનાઓ બંધ થાય। गुजरात के वडोदरा में हरणी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर साइबर क्राइम मामले की जांच कर रहा है। संस्कारी नगरी वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है। वहीं दूसरी ओर अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चौकसी बरती जा रही है। इसी बीच वडोदरा के हरणी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है, जिसके बाद एजेंसी हरकत में आ गई है। हरणी एयरपोर्ट पर CISF के ईमेल एड्रेस पर मेल किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही उच्च अधिकारी फौरन हरकत में आ गए। बम और डॉग स्क्वाड द्वारा टर्मिनल समेत के इलाकों में चेकिंग की गई, लेकिन यहां से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस मामले हरणी एयरपोर्ट के CISF यूनिट के प्रदीप कुमार ने हरणी पुलिस थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत के साथ ही वडोदरा पुलिस के उच्च अधिकारी समेत का काफिला एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, ये अननोन है, मतलब ये बाबते तपास शुरू है। આની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એટલે કે સાયબર ક્રાઇમને આ ગુનાની તપાસ એક્ઝિક્યુટ કરેલી છે। હવે VPN અથવા તો ઈમેલ જે કાંઈ છે એ ક્યાંથી છે એ બાબતને અપડેટ લેવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવે। 2 મહિના પહેલા પણ આવો મેળવ્યો હતો, પણ આ પ્રોક્સી VPN છે અથવા તો જે IP એડ્રેસ છે એ મુજબ એને ધ્યાને લઈ અને એનો ઉપયોગ કરીને મેલ કરવામાં આવેલ છે, એટલે અહીંયા ઇન્ડિયામાં આઈડેન્ટિફાઈ નથી થતું। આના ડેટા કન્સર્ન સર્વર પાસેથી માગવા માટે કાર્યવાહી। આમાં એવું લખ્યું છે કે એક દેશને અમે ટકરાયેલા છે અને મેં એકલાએ ટક્કર લીધી છે, બૂમ અને બેંગ પ્રકારનું મતલબ સેટ બાબતનો મેલ મળેલો છે। ગંભીરતા તો ડિપાર્ટમેન્ટ છે 100% ખૂબ
રીતે લઈ રહી છે. સાથે સાથે ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગ છે એ એરપોર્ટ ઓથોરિટી સાથે સાથે સિટીમાં પણ આ બાબતે તકેદારી કાઢી છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी।
આદ્યશક્તિ તો રમવાના જ પડે. આદ્યશક્તિમાં શક્તિ જ નામ છે, તો માતાજીની કૃપાથી આદ્યશક્તિ ગરબામાં તમે બી પધારો. અમે 12 વર્ષથી આદ્યશક્તિ ગરબામાં અહીંયા ગરબા રમીએ છીએ. અમારા સચિન ત્રિવેદી, કાજલ બારૈયા, મુકેશ ભરવાડો સાથે અમે કેટલા વર્ષથી જોડાયેલા છે અને અમે અમારું ગ્રુપ સાથે માં અંબાના ગરબા उत्साह हमें गरबे घूमिए छे. बड़ौदा शहर का पूर्व विस्तार का सबसे बड़ा गरबा आद्य शक्ति गरबा का नवरात्रि का माता जी का दूसरा दिन है. बहुत बड़ी संख्या में आज खेलैया यहाँ खेलने आए हैं. हर साल आद्य शक्ति गरबा के अंदर जो हमारे खेलैया है उनके तरफ से जो प्यार और हमें उसका जो साथ सहकार मिलता है, उसकी वजह से आज बड़ौदा शहर के अंदर इस बार टॉप 10 के अंदर आद्य शक्ति गरबा का नाम भी आया है. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर. वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल. विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. हमारी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर कमेटी है, वो लगातार 25 साल से यहाँ पे ONGC गरबा ग्राउंड में हमारा गरबा होता है. और यहाँ पे एक परंपरा रहती है कि हम लोग कॉमर्शियल गरबा बेस नहीं करते. हमारा लेडीज़, बच्चा, बूढ़ा सभी के लिए फ्री है. देखना क्या फ्री है, पार्किंग फ्री है. और यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है कि आसपास जो भी हमारे लोग भाई बहन हैं उनको एक अच्छा माहौल मिले. सेफ्टी, सिक्योरिटी, फायर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और सब लोग यहाँ पे आके अपना एक कीमती समय देके सब हमारा जो भी नवरात्रि का महोत्सव उसको फंक्शन को आगे बढ़ाए. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर. वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल. विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी.
लिया राजा गाड़ी अभी रे ओ रसिया राजा रेलगाड़ी ने आगड़ हाथों दे हो रसिया राजा रेलगाड़ी ने आगड़ हाथों दे हो रसिया राजा वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा।
ભવાની કૃપા આયોજન ગુડિયાલ ગરબા આજના દિવસે જે રમઝટ આપ જોઈ રહ્યા છો માતાજીની કૃપાથી આગામી દિવસોના અલગ અલગ સેલિબ્રિટી દ્વારા સૌએ ખેલૈયાઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને ખૂબ જ મોટા આયોજન થકી લોકો વિસ્તારના જોડાયા છે તે બદલ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM टीवी पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। આજરોજ અટલાદરા દીપ પાર્ટી પ્લોટની બાજુમાં પરંપરા ગ્રુપ દ્વારા જે ગરબા થઈ રહ્યા છે આજે અમને ખૂબ લાગણીથી અમે બહુ રાજી થઈ રહ્યા છે કે જે પબ્લિક જે રીતે આવી રહી છે, જે રીતે બધા છોકરાઓથી લઈને મોટા માતા પિતા સમાન જેટલા બી લોકો છે બધા શાંતિથી અહીંયા સુરક્ષિત રીતે ગરબા કરીને ખૂબ આનંદ કરી રહ્યા છે। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM टीवी पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM टीवी पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी।
नवरात्रि महोत्सव में जवाहर गरबा ग्राउंड पर दूसरे दिन माँ अम्बा की आराधना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये गरबा महोत्सव चंद्रपुरी मित्र मंडल के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। तो हमारा 25वां वर्ष है और ये नवरात्रि में हम सिल्वर जुबली का पर्व मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे फैमिली के साथ कौटुंबिक वातावरण में सब गरबा का आनंद मान रहे हैं। अश्विन पटेल, चंद्रपुरी मित्र मंडल प्रमुख। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। गुजरात के वडोदरा में 2 दिवसीय टाइकॉन 2024 कॉन्क्लेव का आयोजन कर एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। आजकल हमारी जिंदगी में ऐसे कई साधन हैं, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देते हैं। जैसे हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो, और मोबाइल में आने वाले एप्लीकेशंस। इसी के साथ साथ हमारे आसपास कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा इजी बना देते हैं। इसी तरह के नए नए इनोवेशंस हम सभी के लिए जरूरी हैं। इसी के चलते टाइकॉन वडोदरा का आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय इस आयोजन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने स्टार्टअप्स के नए नए आइडियाज लेकर, अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर विशेषज्ञों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं और साथ ही उनके साथ में अपना नया क्रिएटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। वडोदरा में दूसरी बार टाइकॉन 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप, 100 से अधिक निवेशक, 50 से अधिक उद्योग और 70 से अधिक भागीदार सहित 1000 से अधिक प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपने नए आइडियाज को लोगों के सामने पेश करने और आगे बढ़ने का मौका दिया गया। यहाँ पर कई अलग अलग स्टॉल्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट किया है। उन्हीं में से कुछ स्टॉल्स पर जाकर हम जानते हैं कि उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट उन्होंने किए हैं वो क्या है। आपका ये जो स्टार्टअप का आइडिया है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग हनी बीज के कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर में फार्मर्स उनको फेयर ट्रेड मिल सके और कंज्यूमर्स उनको अच्छा और सच्चा खाना मिल सके, उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट अडॉप्ट अ क्वीन। इसमें हम एक हाइव जो बुरी कंडीशन में होता है, जिसमें मधुमक्खियाँ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन हाइव को अडॉप्शन से बदलते हैं। उसके सामने जो भी राइपेंड या पका हुआ हनी मिलता है, जो एथिकल हनी होता है, जिससे हनी बीज का किसी को नुकसान नहीं होता, वो हनी हम उन अडॉप्टर्स को या हमारी कम्युनिटी को देते हैं। एडिशनली वो हाइव्स जिन भी फार्मर्स के पास जाता है और वो फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा बाइट हनी बीज की वजह से है, तो फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उन सब क्रॉप्स का एक्सेस डायरेक्टली उन सारे कम्युनिटी मेंबर्स को मिलता है। तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी। आजकल ज्यादातर चीजें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं, साथ ही साथ जो नए नए इनोवेशंस भी किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने बैनर लगाया है, इसमें लिखा गया है प्लांट स्टिक्स इनके प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 100% प्लांट बेस्ड इनकी बॉटल्स हैं, कैप्स हैं और जो लेबल्स हैं वो भी उसमें प्लास्टिक का कहीं से कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्लांट बेस्ड है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट में इन्होंने जो तैयारियां की है वो किस तरह से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है और इनके स्टार्टअप का क्या आइडिया है। बेसिकली we are dealing in a plant based bottle, so we have a good alternative of plastic, so we just developed this packaging bottle. It's a plant stick including cap and bottles. It's a 100% plant based and आप इसको इस्तेमाल करने के साथ इसको फेंक भी सकते हैं। It will degrade also and like specific condition like industrial composting, जहाँ पे भी आपका वेट वेस्ट जाता है, गीला कूड़ा जिसे कहते हैं, आप उसे फेंकते हो तो एज अ मैन्योर की तरह ही कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से आप सॉइल से कुछ भी चीज़ें उगा सकते हैं। एंड बेनिफिट फॉर द ह्यूमन ऑल्सो बिकॉज इसमें लीचिंग नहीं होती है। If you're consuming in plastic bottle, you're consuming microplastic. But in our bottle, it's tested in IAP. It's some 0% leaching in our bottle. So it's good for your environment, human life, and marine life.
and we are certified with CPCB, GPCB and now IAP also. And now बहुत जल्द हम लोग FMCG कॉस्मेटिक फार्मा कंपनीज को पैकेजिंग सोल्यूशन देने वाले, जिस वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल पैकेजिंग में पैक कर सके एंड कंज्यूमर तक प्रोवाइड करा सके। टाइकॉन कहीं ना कहीं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपके आइडियाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, तो इसके बारे में आप क्या? इट वाज ग्रेट मैम। मॉर्निंग में हम आए थे तो इट्स वेरी सब सेटअप कर वेरी साइलेंट, बट नाउ इट्स वेरी ग्रेट कि यार काफी बिजनेस कनेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे टाइकॉन वडोदरा की वजह से, एंड वी गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस डील्स ऑल्सो, एंड होपफुली ऐसा इवेंट्स हर बार होते रहे, जिस वजह से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली अपने बिजनेस को और फिर पब्लिक के लिए दिखाने के लिए एंड प्रमोशंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। टाइकॉन वडोदरा में पैनल डिस्कशन का आयोजन कर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन भी दिया गया। वडोदरा में दूसरी बार सफलतापूर्वक टाइकॉन कॉन्क्लेव का आयोजन कर टाई वडोदरा प्रेसिडेंट नीलेश शुक्ला ने खुशी व्यक्त की। इन इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म देना और साथ ही साथ उनके लिए फंड की तैयारी करना ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और अपने उस आइडिया को अप्लाई कर सके। ये पूरा प्रोग्राम जो टाइकॉन ने ऑर्गेनाइज करा है, इसके बारे में उन्हीं के चार्टर मेंबर से जानते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसका क्या पर्पस रहा है और ये कितना सफल हुआ है, क्योंकि ये वडोदरा में दूसरी बार होने जा रहा है। तो वडोदरा के कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, इन सभी बातों के बारे में जानते हैं इनसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बड़ौदा में सबसे पहले जो टाइकॉन हुआ, एंड वी आर द यंगेस्ट चैप्टर, बट वो टाइकॉन इतना सक्सेसफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड और ऐसे प्रोसेस हमने की कि टाई ग्लोबल में जापान के अंदर C कैटेगरी में बड़ौदा को बेस्ट चैप्टर अवार्ड दिया गया। दिस इज थैंक टू बड़ौदा पीपल। सेकंड थिंग, आज टाइकॉन सेकंड हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आप देखोगे कि 1000 रजिस्ट्रेशन है और 34 से ज़्यादा स्पीकर्स ऑल ओवर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इंडिया से आ रहे हैं, जो फंड हाउसेस है, जो नॉलेज वाले हैं, जो अलग अलग फाइनेंशियल वाले हैं, और श्रीकांत जो नेटफ्लिक्स में उनका जो मूवी आया है वो खुद दोनों आँख नहीं है, तो वो भी इस तरह से कह रहा है कि आज मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, इतना पढ़ा हूँ। उनकी स्टोरी बहुत मतलब हर एक को एकदम जगा दे ऐसी स्टोरी है। तो ये सब हमने कोशिश की है। हमारी ये कोशिश में बड़ौदा की एक भी कॉलेज जो इकोसिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो उनसे भी बेनिफिट मिल रहा है। उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स, उनके जो अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स में जो काम करते हैं उनसे भी यहाँ लाते हैं। और खुशी की बात मैं ये बताऊँ कि हमने पूरे हिंदुस्तान में से एंड गुजरात से कल 86 स्टार्टअप के जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उनको हमने पिच किया। सामने 391 फंड हाउसेस, वेंचर कैपिटलिस्ट, अपना इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल चार्टर मेंबर ऑफ द इंडिया, वो सब बैठे और 1 to 134 स्टार्टअप के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करके डिटेल भी ली। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमने डेवलप की है। दूसरा, गुजरात गवर्नमेंट जो चाहती है, इंडिया गवर्नमेंट जो चाहती है कि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप दोनों का मैच हो, तो वी इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर मैचाथन प्रोग्राम कि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप के साथ ज्वाइंट करके, और उनमें भी हमें बहुत सक्सेस मिली है। और वो के अंदर 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री रजिस्टर हुई है अलग अलग सेक्टर वाइज, कि जो थ्रू आउट लॉन्ग टर्म वही स्टार्टअप को या तो R&D में मदद करेगी, या तो उनको फाइनेंस में मदद करेगी, या मेंटरशिप में मदद करेगी। तो इस तरह से हमने मैचेथन की। दूसरा, टाई वीमेन जो हमारी विंग है, मुझे बड़ौदा में कहते हुए गर्व होता है कि 68 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर हुई। उनमें से हमने उनके लिए अलग अलग कंपटीशन रखी और आज वो फिनिश हुई है। आज शाम को उनके अवार्ड भी है, और वो जो अवार्डीज है उनको टाई ग्लोबल समिट जो है वहाँ पार्ट लेने का मौका मिलेगा और वहाँ से वो ग्लोबल में जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारी एक
वीमेन एंटरप्रेन्योर्स गई थी जो शार्क टैंक में भी जाके आई, 2 वीमेन एंटरप्रेन्योर। तो इसी तरह एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है कि जहां जिसको मिल नहीं सकते वो आपके सामने आते। रोजर पे वाले यहाँ खुद आए, कोई भी आप नाम दो, लतिका पाई माइक्रोसॉफ्ट की कंट्री हेड, तो वो यहाँ ही है। देयर आर मोर, आप नाम देखोगे तो पता चलेगा क्योंकि किसका बोले किसका ना बोले। तो ये सब हमारी एक प्रोसेस है एक, और हम ये चाहते हैं कि बड़ौदा में एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर दे कि जिससे जो भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, उनको किस तरह से टाई, तो इसके लिए हमने टाई नर्चर प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द आवर वेरी क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेप कर रहे हैं। आई होप कि हमें हर एक को सपोर्ट मिलेगा। टाई इज ए सेक्शन 8 कंपनी, तो हम लोग तो ये सब अपने अपने फील्ड के अलग अलग लोग हैं और इस तरह से सब कुछ न कुछ बैक टू द सोसाइटी, वही एक भावना से सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि बड़ौदा के अंदर हम जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। गुजरात के सूरत में केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के हाथों नए गार्डन का उद्घाटन हुआ है। सूरत में महानगर पालिका और टोरेंट ग्रुप फाउंडेशन द्वारा संचालित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत 2 नए गार्डन बनाए गए हैं। अठवा और रांदेर इलाके में PPP मॉडल के तहत तैयार किए गए गार्डन का केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के हाथों उद्घाटन किया गया। इन बगीचों के लोकार्पण से ठवा और रांदेर इलाके के लोगों को गार्डन की सुविधा मिल पाएगी। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधों के बीच वॉकिंग से लेकर बच्चों के खेलने तक की व्यवस्था सूरत महानगर पालिका और टोरेंट ग्रुप फाउंडेशन द्वारा की गई है। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि की धूमधाम के बीच माय एप्पल संस्कार फाउंडेशन द्वारा गरबा आयोजित किया गया। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में मशहूर है। इन दिनों गरबा की रंगत बड़े बड़े गरबा आयोजनों में तो देखी ही जा रही है। अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी गरबा आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के मांजलपुर में स्थित माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन द्वारा किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चे समेत के स्कूली छात्र पारंपरिक परिधान में सज्ज होकर गरबा खेलने का आनंद लेते हुए दिखाई पड़े। यहाँ पर गरबा का आयोजन किया गया था और ये आयोजन इतना सुंदर था कि मैं खेलते खेलते थक गया। इसमें 3 ताली, 2 ताली, डोडियो, डाकला सब किया है और ये खेलने में मुझे बहुत आनंद आया है। हम हर साल माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में गरबा कार्यक्रम करते हैं। इसमें हम सब टीचर्स, स्टूडेंट्स मिलके गरबा करते हैं और माता जी की आरती उतारते हैं। हमने 1 ताली की, 2 ताली की, डोडिये किए, बहुत मजे किए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से किरात वैष्णव, स्तुति वैष्णव समेत के पदाधिकारी और स्कूल के शिक्षकों ने भी गरबा खेलने का आनंद लिया। और जैसे बड़ौदा जाना जाता है पारंपरिक नवरात्रि के लिए, ऐसे ही माय एप्पल भी जाना जाता है पारंपरिक नवरात्रि के लिए। यहाँ पे लड़कियाँ, लड़के, बच्चे और बच्चियाँ दोनों पारंपरिक वस्त्र धारण करके यहाँ पे गरबा खेलने आ रहे हैं और यहाँ की प्रिंसिपल सर, मैडम सब ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और शिक्षकों के लिए और बाकी एंसिलरी के लिए भी। बच्चे इतने खुश हैं यहाँ पे कि उनको फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ पे और अपने हिसाब से जैसे गरबा खेलना है वो खेल सकते हैं और यहाँ पे उनके साथ टीचर और प्रिंसिपल सब साथ में हैं। माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में
पहले से ही संस्कारों की बात करते हैं और आज जब वडोदरा में नवरात्रि उत्सव चल रहा है, स्कूल में नवरात्रि का आयोजन किया गया है जिसमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी छात्रों ने इस उत्सव में भाग लिया है। सभी टीचर्स इस उत्साह को लेकर काफ़ी आनंदित हैं। जिस तरह से स्कूल में इस गरबा का आयोजन किया, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा गया, किस प्रकार से गरबे खेले गए? मेरे हिसाब से बच्चों में उत्साह जो है वो पहले दिन से एक अलग ही रहा है। उनको एक गर्व है कि हम वडोदरा में पले बड़े हैं और वडोदरा में भी माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन के बच्चे होने के नाते हम में जो संस्कार आए हैं और जो वडोदरा का कल्चर हमने पाया है, उस बात को लेकर वो काफ़ी उत्साहित और आनंद में है। राजस्थान के आबू रोड में जारी वैश्विक शिखर सम्मेलन के चलते नेता अभिनेता आबू रोड पहुंचे। आबू रोड में इन दिनों ब्रह्मा कुमारी का वैश्विक शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन भी आबू रोड पहुंचे। निजी विमान से मानपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे रवि किशन का ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट में शिरकत की। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत भी आबू रोड पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी के मंदिर में शारदीय नवरात्रि के मौके पर दर्शन करते हुए शीश झुकाया। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने शक्ति, भक्ति और आस्था के त्रिवेणी संगम समान विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। अंबाजी देश के शक्तिपीठों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में थावर चंद गहलोत ने मां अम्बा के दर्शन कर सौभाग्य का अनुभव किया। उन्होंने अंबाजी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करते हुए माताजी का आशीर्वाद लिया और गब्बर गोख में अखंड ज्योत के दर्शन भी किए। मां अम्बे का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इसके साथ ही साथ ध्वजा चढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। ये पुण्य प्राप्त करने का और 9 दिन माँ की आराधना करना, शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करने का अवसर है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि देश में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए माँ की आराधना करें। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium.
3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के विसनगर के सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में नवरात्रि महोत्सव थनगनाट 2024 आयोजित किया गया। गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की रंगत देखने मिल रही है। इस बीच विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी गरबा के आयोजन हो रहे हैं। गुजरात की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के उद्देश्य से विसनगर की सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में भी गरबा आयोजन किया गया। श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ आयोजित गरबा महोत्सव थनगनाट 2024 में 10,000 से ज्यादा छात्रों ने शिरकत की। भला मोरी रामा फेम अरविंद वेगड़ा ने अपने गीतों से गरबा की रंगत जमाई और ढोल और संगीत के सुर ताल पर युवा छात्र झूमकर खेलते हुए नजर आए। सभी खिलैयाओं ने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने थे, जिससे माहौल रंग बिरंगा और बेहद खूबसूरत देखने मिला। इस मौके पर अहमदाबाद की हिराया डांस कंपनी द्वारा डांस पेश किया गया, जिसमें महिलाओं ने माता जी की मांडवी मटका और गरबी माथे पर लेकर बैलेंस करते हुए नृत्य पेश किया और प्राचीन गरबा की सांस्कृतिक को भी याद किया। इस मौके पर मेहसाणा के विधायक मुकेश पटेल समेत के भाजपा के नेताओं और अग्रणियों की उपस्थिति रही। सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में बीजा અને ત્રીજા નોરતે એટલે આજે ને આવતીકાલે થનગનાટ 2024 નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। હર હંમેશની જેમ છેલ્લા 10 વર્ષથી સતત સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં નવરાત્રીનું મહોત્સવનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આ આયોજનની અંદર અમારા યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ અને ફેકલ્ટી મેમ્બર્સની સાથે સાથે યુનિવર્સિટીના શુભચિંતકો અને આમંત્રિત મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય આયોજન દર વર્ષે થાય છે। આના કારણે આ યુનિવર્સિટીની નવરાત્રી મહોત્સવની એટલું ફેમસ થયું છે કે નોર્થ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ પણ કોણે કોણેથી આ કાર્યક્રમની અંદર સંમેલિત થાય છે અને આજના કાર્યક્રમની અંદર યુવાનો ખેલૈયાઓ માતાજીની આરાધના સાથે સાથે પોતાની એનર્જી ડેવલપ કરે છે અને પોતાની એનર્જીથી અત્યારે સારા ગરબા કરીને આજના જે યુગની અંદર વિદ્યાર્થીઓની અંદર પણ આધ્યાત્મિકતા આવે, સંસ્કારનું સિંચન થાય। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को मेवात गैंग के अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मेवात गैंग के अंतर्राष्ट्रीय चोर मंदसौर की पाइप फैक्ट्री में लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पर मंदसौर पुलिस ने मेवात गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने भारत सरकार की नल जल योजना के तहत उपयोग में लाए जा रहे करोड़ों रुपए की कीमत के लोहे के पाइप
चोरी करने की वारदात भी कबूली है। इसके अलावा मंदसौर की अलग अलग जगह से करोड़ों की पाइप चोरी करने वाले आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए की कीमत के पाइप और वाहन बरामद कर कानूनी कार्रवाई की गई है। नई आबादी थाना क्षेत्र के मेवाती गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 4 आरोपी हैं जिनको जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक अलवर राजस्थान का है, बाकी 3 जो कैथल हरियाणा के हैं। इनके पास से जो चोरी की जो बड़वानी से करीब 30 लाख रुपए के करीब 60 पाइप थे, वो भी एक ट्रक सही जो है वो बरामद किया गया है। इसके साथ ही इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने जो भानपुरा थाना क्षेत्र की जो घटना है मंदसौर की, उसके अलावा रतनगढ़ नीमच की, ये दोनों चोरियां भी स्वीकार की है। इनके जो अभी तक जितनी जानकारी मिली है, करोड़ों की चोरियों को अभी तक अंजाम दे चुके हैं। 5 से ज़्यादा इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है और पुलिस अब जो इनसे जो गिरफ्तार करने के बाद इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के सूरत में गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों 108 एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया गया है। गुजरात के सूरत में 107 जितनी 108 एम्बुलेंस कार्यरत हैं। उनमें से पुराने 3 एम्बुलेंस की जगह 3 नई एम्बुलेंस आवंटित की गई हैं, जिसका गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों लोकार्पण किया गया। सूरत के नागरिकों को बीमारी के वक्त जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 3 एम्बुलेंस का आवंटन किया गया है। આજે સુરત શહેરની અંદર 3 નવી 108 જે રિપ્લેસમેન્ટના ભાગરૂપે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત તરફથી આપવામાં આવી છે, તેનું ઉદ્ઘાટનનું કાર્યક્રમ આજે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હાથે કરવામાં આવ્યું છે। આ 3 એમ્બ્યુલન્સ રિપ્લેસમેન્ટના ભાગરૂપે સુરત શહેરમાં મૂકવામાં આવી છે અને એકદમ અદ્યતન એમ્બ્યુલન્સ છે કે જેની અંદર ईएमटी કેબિન અને અમારું પાયલટ કેબિન છે તેની અંદર કેમેરા લગાવવામાં આવે છે અને એ કેમેરાના માધ્યમથી જ્યારે પણ અમારા પેરામેડિક ટ્રીટમેન્ટ કરશે એ ટ્રીટમેન્ટમાં વધુ કઈ રીતે સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય તેનું માર્ગદર્શન અમારા ડૉક્ટર નરોડા કઠવાડા ખાતેથી પણ આપી શકશે। સુરતની અંદર હાલ 45 એમ્બ્યુલન્સ છે અને જે જૂની 3 એમ્બ્યુલન્સ હતી એની જગ્યાએ બદલીને બીજી 3 એટલે હાલમાં આંકડો 45 છે સુરત શહેરમાં। गुजरात के राजकोट में महानगर पालिका के तत्कालीन टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें स्कूल को अवैध परमिशन दी गई है। राजकोट के महुड़ी में बापा सीताराम चौक के पास श्रीहरि सोसाइटी की शेरी नंबर 16 में जय किशन स्कूल को अवैध रूप से परमिशन दी गई है। स्कूल संचालक मिलन वेकरिया ने बिल्डिंग यूज परमिशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फायर एनओसी कुछ भी नहीं लिया है। उसके बावजूद यहाँ 600 छात्रों को अवैध रूप से पढ़ाया जा रहा है। जय किशन स्कूल को 2023 में टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया ने स्कूल तोड़ने की नोटिस भी दी थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से स्कूल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब मीडिया की टीम स्कूल पर पहुंची तो स्कूल संचालकों ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए कहा कि इस तरह तो कई अवैध सोसाइटीज भी चल रही हैं। राजकोट के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर C.K. नंदानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। અગાઉ આ મિલકતને 23/5/2023 262 નોટિસ આપેલી છે। હાલ વેસ્ટઝોન વિસ્તારમાં જ્યાં અગાઉ 262 આપેલી હોય પરંતુ કાર્યવાહી કોઈ થયેલ ન હોય એનું એક લિસ્ટિંગ કરી અને અમે આગળની કાર્યવાહી માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। એ પૈકી આજે અમે આ પ્રોપર્ટીની સ્થળ વિઝિટ પણ લીધી હતી, અમે પોતે અમારી ટીમ સાથે। અને આ જે પ્રોપર્ટી છે એને 262 અપાઈ ગઈ છે। આખરી નોટિસ આજે અપાઈ જશે અને પછી એની આગળની કાર્યવાહી हाथ धरવામાં આવશે। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री के वादे को याद दिलाने के लिए ग्राम रोजगार सेवकों ने बाइक रैली निकालकर आवेदन पत्र दिया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों को फिर एक बार याद करते हुए बाइक रैली का आयोजन किया। सेवकों ने बाइक रैली के जरिए जिला अध्यक्ष अमरदीप गौड़ की अगुवाई में सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को दोहराया है। आज बाइक रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को वादा याद दिलाओ रैली निकाली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को हम लोगों के सम्मेलन में यह घोषणा किया था कि आप लोगों को HR पॉलिसी और EPF और नियमितीकरण
मानदेय बढ़ोतरी को लेके कई ऐसे वो थे जिसपे उन्होंने शासनादेश जारी होना था, लेकिन सिर्फ मानदेय को छोड़ के शेष HR पॉलिसी और जो है हम लोगों का जो EPF है वो अभी तक खाते में जमा नहीं हुआ है। जॉब चार्ट में अन्य कार्ड जोड़े जाने, इन सब विषयों का शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है। उसी से आक्रोशित पूरे प्रदेश के रोजगार सेवक सभी जनपद मुख्यालय से रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किए हैं। लेकिन हम लोगों को जो है उचित मानदेय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जबकि अन्य राज्यों में देखा जाए तो उड़ीसा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और कई मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहाँ सब जो है सुविधाएं भी बढ़ी हैं, ग्रेड पे भी लागू हुआ है। लेकिन हम लोगों को सीधा सीधा यही बोला जाता है कि आप लोग जो है एक केंद्र सरकार ने आप लोगों को योजना के माध्यम से नियुक्त किया है। यदि केंद्र ने हम लोगों को नियुक्त किया है योजना के माध्यम से, तो अन्य राज्यों में भी तो योजना के माध्यम से ही ग्राम रोजगार सेवक हैं, लेकिन उन लोगों को नियमितीकरण का लाभ मिला है, ग्रेड पे मिला है, क्या हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिलना नहीं चाहिए? इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा भी किया था कि मातृत्व अवकाश देंगे महिलाओं को 6 महीने का, और इसके बाद जो है हम HR पॉलिसी लागू करेंगे। आप लोगों को हमारी सरकार जब तक रहेगी आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बेहतर से बेहतर आप लोगों को सुविधाएं देंगे। और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 की घोषणा की थी, लेकिन 10,000 न दे करके हम लोगों को सीधा 7788 मिल रहा है, जो वहाँ उसी में से ही 2212 रुपये EPF काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? 2212 10,000 जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, हमको 10,000 रुपये ही देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ही हम लोगों के साथ जो है विश्वासघात हुआ, 2212 कट जा रहा। और 2021 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, तब से जो है 2212 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में से काटा जा रहा है, लेकिन आज तक वो पैसा भी जमा नहीं हुआ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का वोटिंग संपन्न हो गया है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 61% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 67.93% वोटिंग यमुनानगर में, उसके बाद पलवल में 67.69 और फतेहाबाद में 67.05% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग 49.97% गुरुग्राम में हुई। वोटिंग शाम 6 बजे तक कराई गई, जिसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। नूह में वोटिंग के दौरान 3 जगह बवाल हुआ। कांग्रेस, इनेलो, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। पथराव में 2 लोग घायल हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कलां और गुलाल लता में पुलिस बल की तैनाती की गई। DSP सुरेंद्र भी गांव का दौरा करने पहुंचे। उधर जिंद के जुलाना से कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप नकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से पोलिंग हो रही है। कई गांवों का दौरा किया, कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं मिली। सुबह भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। इस पर वे बूथ पर पहुंचे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। और आइए अब नजर डालते हैं भावनगर से आई खबरों पर। नवरात्रि और दिवाली के त्योहार के चलते भावनगर महानगर पालिका का फूड विभाग एक्शन में है। 2 दिनों में शहर की अलग अलग दुकानों से 28 खाद्य पदार्थों के सैंपल्स अधिकारियों ने लिए हैं। त्योहारों में खाने की वस्तुओं में होने वाली मिलावट रोकने के लिए भावनगर का फूड विभाग हरकत में दिख रहा है। खासकर दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं के 12 सैंपल्स लिए गए, जबकि मिठाई, बर्फी और मावे के 16 सैंपल्स लिए गए हैं। 28 सैंपल लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए हैं और 17 अक्टूबर तक महानगर पालिका की ये कार्यवाही जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके रिपोर्ट 3 महीने बाद आएंगे और तब तक हजारों लोग त्योहारों में ये मिठाई खा चुके होंगे। ऐसे में खाद्य विभाग की इस कार्यवाही पर सवाल उठना लाजमी है। भावनगर की सीहोर नगर पालिका में काम नहीं करने वाले अधिकारियों को अभूतपूर्व दिन देखने पड़ रहे हैं। देश भर में इन दिनों स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन सीहोर में हर जगह गंदगी फैली पड़ी है। ऐसे में एक जागरूक नागरिक ने कचरा समेटकर चीफ ऑफिसर की ऑफिस और टेबल पर ही कचरे का ढेर कर दिया। नगर पालिका के कार्यालय में टेम्पो लेकर आए हुए व्यक्ति ने सारा कचरा नगर पालिका के ऑफिस में ही खाली कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
सीहोर नगर पालिका में पिछले 1 महीने से चीफ ऑफिसर छुट्टी पर हैं और तालुका चीफ ऑफिसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अधिकारी नगर पालिका कार्यालय में पैर ही नहीं रखते हैं। ऐसे में सफाई कैसे होगी, उस पर बड़ा सवाल है। भावनगर के चित्रा मस्तराम बाबा के मंदिर निकट शास्त्री नगर में 2 गाड़ियों को अज्ञात शख्सों द्वारा जला दिया गया। गाड़ी जलाने का कारण अब तक सामने नहीं आया है। गाड़ी के मालिकों द्वारा बोर तालाब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत अहमदाबाद से की गई है। आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान को आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने लॉन्च किया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी गुजरात के कोने कोने में जनसंपर्क करते हुए उन्हें आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान करेगी। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने वडोदरा में घटी दुष्कर्म की घटना की सख्त शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में असफल साबित हुई है। ऐसे में गृह मंत्री हर्ष संघवी को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री झूठ बोले हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं और डंके की चोट पर झूठ बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री बोल रहे हैं 5 बजे तक गरबा खेलो और उनके सीपी और कलेक्टर ये कहकर 12 बजे का नोटिफिकेशन निकालते हैं कि गृह मंत्री तो अनपढ़ है, उनको पता नहीं है। हमें तो 12 बजे तक ही खेलने देंगे, कई लोगों को 12 बजे के बाद बंद करवाते हैं। दूसरा कि गृह मंत्री ने जब 5 बजे तक कहा तो क्या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ मीटिंग की थी? क्या उन्होंने सुरक्षा ठीक से तैनात करने के लिए आयोजन किया था? नहीं किया। और इसलिए आज देखो बायली में एक सगीरा के साथ गैंगरेप हुआ है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से गृह मंत्री बड़ी बड़ी रील्स बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उसका क्या हुआ? आज उन्हीं की ये ड्रामा की वजह से आज ये गैंगरेप हुआ है। 5 अभी 5 दिन भी नहीं हुए गरबे के, आज तीसरा दिन है और सगीरा के साथ गैंगरेप हुआ है। जिम्मेदार कौन है? मैं तो स्पष्ट तौर पर मान रहा हूं कि दाहोद में गैंगरेप हो रहा है, आटकोट में हो रहा है, सुरेंद्रनगर में हो रहा है, मोड़ासा में हो रहा है, भूज में हो रहा है, महसाणा में हो रहा है। अभी वीक में 8-10 घटनाएं हुई है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। ममता दीदी को तो बहुत सलाह दे रहे थे वो दोनों, अब मौनी बाबा बन गए। और ये अभी भी पुलिस कर रही है कि नवरात्रि के तो 12 बजे गैंगरेप हुआ है ना, तो नवरात्रि की स्वाभाविक तौर पर ये लिंक जुड़ रही है कि कहीं मेरी व्यवस्था ही नहीं है। गृह मंत्री को पहले मीटिंग करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को डीजीपी के साथ, आईजी, सीपी के साथ क्या व्यवस्था है, क्या सीआईएसएफ जीआईएसएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, प्राइवेट बाउंसर जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़नी है तो 25-50 करोड़ रुपया खर्चा भी हो, प्राइवेट बाउंसर रख लो, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। वहीं स्वामीनारायण संप्रदाय के अनूप स्वरूप स्वामी ने नवरात्रि को लवरात्रि कहा था। इस पर भी ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नवरात्रि सिर्फ गुजरात का नहीं, अब पूरे देश और दुनिया के माता जी के आराधना का पर्व बन गया है। देश विदेश में गरबा का आयोजन होता है और हमें आनंद होता है कि एक गुजरात की ओळख पूरे दुनिया में गई, देश में गई। और 9 दिन हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो ये आस्था का है, उसको आस्था के रहने दें। किसी को भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो माता बहन बेटियां बच्चियां हैं उसको ठेस पहुँचे। ये आराधना का पर्व है और मैं तो ये मान रहा हूँ कि गरबा खेलो, जितने टाइम खेल सको उतने टाइम खेलो, शहरी गरबा खेलो और उतने टाइम तक तो माता जी के मूर्ति में या गरबे में चित जाता है ना, तो शुद्ध होता है, क्लीन होता है, मन की और शरीर की गंदगी भी दूर होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा पर्व है और उसे अच्छी तरह से हमें मनाना चाहिए। अनूप स्वरूप स्वामी को व्यक्तिगत क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, उनको ये बयान को लेकर देखो मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने वो बयान तो कोई सुना नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे आस्था का विषय हम सबका माता जी की आराधना का विषय है और इसको हम माँ की आराधना तक सीमित रखें और सबको गरबे खेलने चाहिए और अच्छी तरह से खेलने चाहिए और अच्छी तरह से मनाना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में चनिया चोली का सबसे बड़ा बाजार
लॉ गार्डन पर लगता है, लेकिन यहाँ भी इन दिनों व्यापारी महंगाई की मार झेल रहे हैं। भारत में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है नवरात्रि। भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात की नवरात्रि कुछ अलग ही होती है, क्योंकि यहाँ पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेला जाता है। अहमदाबाद में चनियाचोली का सबसे बड़ा बाजार लॉ गार्डन पर लगता है, जहाँ दिन रात भीड़ देखने मिलती है। यहाँ हर उम्र के खेलैयाओं के लिए अलग अलग रेंज की चनियाचोली के साथ साथ अलग अलग वस्तुएं भी बिक रही हैं, लेकिन इन वस्तुओं पर इस बार महंगाई की मार दिख रही है। हाँ, नवरात्रि में बहुत अच्छा चलता है, मगर महंगाई के हिसाब से गिरागी नहीं है और महंगाई के ऑनलाइन के हिसाब से भी पब्लिक कम आती है और हम गरीब लोग अभी घर का लाइट बिल भी नहीं भर सकते और सब माल पड़ा ही रहता है। 15 दिन से आते हैं मगर धंधा ही नहीं होता है। कभी हो जाता है शनि रवि संडे को हो जाता है। अब मैं सरकार को ऐसा बोलना चाहती हूँ कि अब सस्तावारी हो जावे तो अच्छी है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अब दिवाली भी अच्छी होगी कि नहीं होगी क्या मालूम। यहाँ चनिया चोली के दाम घटा देने के बावजूद चनिया चोली की खरीदारी हर वर्ष के मुकाबले कम ही दिख रही है। ऐसे में महंगाई की मार त्योहार पर भी साफ साफ दिख रही है। ये सब चनिया चोली की बिक्री करते हैं हम। माहौल क्या है ये बार? माहौल सर ये साल बहुत मंदी है, भाव बहुत करती है पब्लिक। आना जाना तो ऐसा है, सब जगह बाजार खुल गया ना तो पब्लिक बटा गई है, इसके कारण भाव करती है पब्लिक। धंधा करने में मज़ा नहीं आ रहा है। ऑनलाइन का जो सिस्टम चला ना उसने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। रेट में सर बहुत फर्क है, ऑनलाइन के कारण बहुत फर्क पड़ा है, मार पड़ रही है। अभी गुजरात में नवरात्रि का त्यौहार फुल जोशो जामा से चल रहा है। तो अभी जो नवरात्रि के फेस्टिवल की बातचीत की जाए तो अभी हम अहमदाबाद के लॉ गार्डन एरिया स्थित है, जहाँ पे खिलैया मन मौज के खरीदी करते हैं। पर यहाँ पे रेटों की बातचीत की जाए तो ये बार दुकानदारों ने भी कम से कम 15-20% दाम घटा दिए है। फिर भी महंगाई के कारण खिलैया में जो खरीदी का जो माहौल है, जो चाम होना चाहिए, वो अभी तक नहीं बन रहा है। जो खिलैया हर बार 2 से 3 जोड़ी जो कपड़े की खरीदी करता था वो उन्होंने एक बार के सीमित कर दिया है। तो खिलैया के साथ बातचीत करने से ये पता चला है कि महंगाई जो है उसकी चरम सीमा पे जा रही है। सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लगता है कहीं ना कहीं ये बार त्योहारों के ऊपर इसका भी खरीदी के ऊपर असर जा रहा है। इसके पीछे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में भी लगता है ये बार खरीदी कम होने का आसार है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। गुजरात के अरवली जिले की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सुपर स्पेशलिटी OPD विभाग शुरू किया गया है। अरवली के मोड़ासा में पिछले कई वक्त से कार्यरत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डेंटल सुविधा और लेबोरेटरी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर दी जाती थी और अब सुपर स्पेशलिटी OPD सेवा की भी शुरुआत की गई है, जिसका प्रारंभ राज्य स्तरीय अन्न और नागरिक आपूर्ति मंत्री भिखू सिंह परमार और सांसद शोभना बारैया के हाथों शुभारंभ किया गया। रेड क्रॉस अरवली शाखा द्वारा अहींया खूब सरस एक अद्यतन ટેકનોલોજીથી સજ્જ એવું એક ડેન્ટલ અને એક OPD જે શરૂ કરવામાં આવી છે આજથી, એ ખૂબ ભરતભાઈને અભિનંદન આપીએ છીએ, એમની ટીમને કે આવા ખૂબ સરસ સેવાકીય કાર્યો કરે છે અને એમાં એક રોજગારી ઊભી થાય એ માટેના પણ એમના પ્રયત્નો રહ્યા છે। એટલે રેડ ક્રોસની તમામ ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। જે રેડ ક્રોસ દ્વારા સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે એ ખરેખર બિરદાવવા લાયક છે। જેમાં આજે એક અદ્યતન લેબોરેટરી તેમજ ડેન્ટલનું પણ OPD આ બધી લગભગ સારી એવી સુવિધાઓ અહીંયા એમને ઉપલબ્ધ કરી છે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ નું પણ તેઓશ્રી અહીંયા ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે, એટલે સેવાકીય કાર્ય ખૂબ સારું કરી રહ્યા છે।
नवरात्रि के 9 दिन यानी मां अम्बा की आराधना के दिन, लेकिन इस उत्सव में मां अम्बा की आराधना अलग रूप में की जाती है। खासकर गुजरात में पारंपरिक परिधान में सज होकर मां अम्बा के गरबे के आसपास गरबा करने की पुरानी परंपरा है। गुजरात के सूरत में भी भव्य गरबा आयोजित किए गए हैं, जहां रात होते होते ही रोशनी की चकाचौंध के बीच गरबा के सुरताल बिखरते हुए सुनाई पड़ते हैं। यहाँ पारंपरिक परिधानों में सज होकर एक से बढ़कर एक स्टेप्स करते हुए गरबा खिलैया लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ये दूसरी बार पुलिस परेड ग्राउंड में नवरात्रि गरबे का आयोजन हुआ है। पुलिस परेड ग्राउंड में ये बहुत सुंदर आयोजन हुआ है और हमारी स्टाफ की ओर से सभी अपनी दीकरियों के लिए जो गरबा खेलने जाती है उसके लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। तो सभी अपनी छोटी लड़कियां होती है उसकी ख्याल रखे, पूरी रात गरबा खेले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सेफली, हैप्पीली एंड हेल्दी नवरात्रि सेलिब्रेट करिए। सूरत सिटी पुलिस परिवार के लिए और सारे सूरतीज के लिए यहाँ पे फ्री सुरक्षा की भावना में ओपन हमारे परेड ग्राउंड में हर साल नवरात्रि का महा आयोजन होता है। और इसके साथ साथ नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम और लड़कियों के लिए खास करके सुरक्षा में क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सारे मैसेजेस लेके हम ये नवरात्रि का आयोजन करते हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।